ये ब्रेसलेट आपने देखा है, ये लेदर का है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लेदर की ज्वेलरी बनाकर भी एक दलित करोड़पति अरबपति हो सकता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जो मैं कह रहा हूं ये कोई फसाना नहीं, ये हकीकत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था नौजवान मेहुल दाइमा का इंटरव्यू, पूरा फैक्ट्री का विजुअल्स, वीडियो इंटरव्यू और सक्सेस स्टोरी दिखलाया था। और मैंने ये भी वादा किया था कि उनके पेरेंट्स, उनके चाचा जी, उनके पिताजी दोनों से मिलवाऊंगा और ये सक्सेस स्टोरी क्या है, कैसे ये पूरा इस मुकाम पे पहुंचा गया, यह आपको बताने वाला हूं। और इसलिए बता रहा हूं कि आप जानते हैं अम्बेडकरनामा की मुहिम है, ये कम से कम जो संघर्ष करके दलित समुदाय के लोग एक खासे मुकाम पर पहुंचे हैं, उनकी सफलता की कहानी आपको सुनाई जाए। क्योंकि 21वीं सदी है और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सारे सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। फर्ज कीजिए कि सब कुछ रेल जहाज से लेकर तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज प्राइवेटाइज हो जाए और आरक्षण खत्म हो जाए, तो आपके लिए कहाँ पे जगह बचेगी, आप क्या करेंगे। इसलिए इंस्पिरेशनल और सक्सेस स्टोरी का ये सिलसिला अम्बेडकरनामा पर जारी है। चंद्रभान जी हमारे साथ लगातार इस मुहिम में घूम रहे हैं और पूरा रिसर्च करके मुझे बताते रहते हैं। मैं क्लास लेने के बाद जो समय बचता है, और छुट्टी हमारी नहीं होती है, शनिवार रविवार दोनों दिन काम करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एक क्वालिटी वाली सूचना और ज्ञान आपके पास पहुंचाया जाए। इसके लिए समय भी लगता है, रिसर्च भी करना पड़ता है। और पूरा वीडियो आप देखिएगा और सोचिएगा कि इस पूरे कहानी में आप कहाँ हैं और आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है, आपको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी की तैयारी ना करें, ज़रूर करें, लेकिन उसमें एक लंबा समय जाया ना करें। आकाश, पूरा दुनिया खुला है, ग्लोबल वर्ल्ड है, और जो आपके अंदर नेचुरल हुनर हो, नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है, उसको डेवलप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं ब्यूरोक्रेट होता तो मैं सफल ब्यूरोक्रेट नहीं होता, क्योंकि मैं बचपन से रिबेलियस तरह का आदमी हूँ। इसलिए मैंने एकेडमिक्स को कैरियर चुना, जहाँ मुझे बोलने और लिखने की आज़ादी हो। यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि भावी पीढ़ी अपने अंदर की काबिलियत है, उसको पहचाने। बहरहाल चलते हैं आज। अब PS दाइमा एंड सन्स कंपनी के जो बॉस हैं, सुरेंद्र दाइमा साहब एंड सुशील दाइमा साहब, दोनों हमारे साथ हैं, दोनों भाई हैं। और बेहतरीन एग्जाम्पल है कैसे एक जॉइंट फैमिली सब साथ मिलकर कैसे एक अंपायर को डेवलप करते हैं। करोड़पति नहीं कह रहा हूँ, अरबपति, अरब वाला अंपायर, ओरिजिनल वाला। मेरी मैथ्स गणित ठीक नहीं, अर्थशास्त्र भी ठीक नहीं, इसलिए काउंटिंग मुझे पता नहीं है। चंद्रभान जी बगल में, इनसे पूछ लूँगा। और दोनों भाइयों से और बीच में जो चंद्रभान जी भी बातचीत करेंगे, इनकी सफलता का राज, पूरी फैमिली का इतिहास, कहाँ फर्श से अर्श तक की यात्रा। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। शुक्रिया, थैंक यू। और सीधा फ्लोर आपका है। और ज़रा बहुत मुझे मज़ा आया, आपके बेटे से भी मिला, आपकी फैक्ट्री को भी देखा, और लंबा 60 एकड़ का पूरा वो कैंपस, स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, आपका रूम भी देखा जहाँ बैठते हैं। और इसके आगे कैसे ये मुकाम आपने कैसे हासिल की? शुरुआत तो हमारे ग्रैंडफादर ने की थी जी। वो बहुत छोटे से थे जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। आपके दादाजी? दादाजी जयपुर से थे। नहीं, राजस्थान से। नवलगढ़ राजस्थान। नवलगढ़ राजस्थान से जी। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलके और खूब मेहनत की। वो 2-3 साल के थे जब डेथ हो गई थी उनके पिताजी की? हाँ, मेरे फादर की पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने खूब मेहनत की। अब जो उस टाइम कुछ होता तो था नहीं हम लोगों के पास, तो रात को शमशान घाट जाके सुबह सुबह वो चुक के लाते थे। क्या लाते थे? मोरपंख। अच्छा, मोरपंख। फिर उसकी कोई आइटम बना के वो शिल्प कला करके वो बेचते थे मार्केट में। धीरे धीरे फिर वो पेंट बिजनेस में आए। आपके दादाजी? दादाजी जी। वो पेंट खरीदते थे ह्यूज क्वांटिटी में, उसके छोटे छोटे उसके कंटेनर्स बना के फिर उसको बेचते थे। ये कब की बात होगी? तो हो गए होंगे अब 80 साल तो हो गए।
80-100 साल। आज़ादी के पहले की बात है? आज़ादी से बहुत पहले की बात। आज़ादी से बहुत पहले की बात। 1920-30 होगा वो, 20s ही होगा, क्योंकि 1917 में तो उन्होंने हमारी हवेली बना दी थी, तो उस वक्त तक तो वो काफ़ी पैसा कमा चुके थे। 1917 में? 1917 में। वो पेंट वो तो क्या फोटो, था? वो पेंट तो जैसे रेगुलर घर में पेंट नहीं करते, अच्छा, वॉल पेंट। वॉल पेंट हो गया या कोई चित्रकारी का पेंट हो गया, कोई भी तरह का पेंट, जैसे वो ड्रम खरीद लेते थे 200 लीटर जैसे, फिर उसको छोटे कंटेनर्स में, डब्बों में डब्बों में 1 लीटर में, 5 लीटर में, या छोटे कंटेनर्स में, फिर उसको डिस्पर्स करके, वो शुरू से मतलब बिजनेस माइंडेड थे ना आपके दादाजी। दादाजी। तो 1917 में कहाँ पे हवेली बनाई उन्होंने? नवलगढ़। नवलगढ़ में। तो पहले पेंट का बिजनेस, उसके बाद फिर वो आ गए पेंट के बाद, पहले मयूर पंख से, मयूर पंख से वो छोटे मोटे ऐसे कुछ करते रहते थे गुजारा करने के लिए। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो उनके लिए खाना वाना बना देती थी, वो बाकी सब कर देती थी। वो ऑल्दो शी वाज मैरिड, पर वो डेली उनके लिए काम करती थी। उनको मतलब रेस किया उन्होंने। फिर उसके बाद वो फर बिजनेस में आए। फर फर बिजनेस में आए तो उस टाइम पे मिस ट्रीटमेंट होता था। फर किस चीज का? फर जैसे शीप का फर लेदर बनता था। वो टोपियां बनती थी पहले, रशिया वगैरह काफी रशिया, जहाँ बर्फीले जगहों पे, क्योंकि वो भेड़ का वो गर्म होता है ना बहुत ज्यादा। फिर टोपियां बहुत पॉपुलर वैसे, और जैकेट्स वगैरह भी बनती थी। तो फर बिजनेस में कब आए? उस समय कुछ दस्तावेज आपके पास होंगे, कुछ फोटोग्राफ, दस्तावेज कुछ भी? उसकी फोटो होगी मेरे पास, जो 1917 में उन्होंने घर बनाया। अच्छा, तो वो घर के 1917 आप कह रहे हैं? 1917 रशियन रेवोल्यूशन 17 में था ना? 17 में आइडिया है, मतलब 17 ही है मेरे ख्याल। अच्छा, 17 ही है। हाँ, तो 2 क्रांति हो रही थी, रूस में क्रांति हो रही थी, कम्युनिस्ट क्रांति, और इधर एक अनटचेबल जो है हवेली बना रहा था 17 में। तो 2 क्रांति। और बाबा साहब का आगमन भी उसी समय अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब, फिर उसके बाद जब हवेली बन गई, सब हो गया, फर बिजनेस का एक्सपोर्ट शुरू किया। फिर वो मिस ट्रीटमेंट होता था, वहाँ पे लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। वहाँ तो करते थे, क्योंकि वहाँ तो उनके पास पैसा था और वो भी था, सब कुछ था। ये दिल्ली के अंदर जैसे फर जहाँ बेचने आते थे, दिल्ली में बिकता था ना, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होता था जी। तो वहाँ वो मिस ट्रीटमेंट होता था उनके साथ। जैसे कि भाई उनको ज़मीनों में बिठाना या कोई भी इस तरीके से करना काम। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अपना ही करेंगे काम, होलसेल का दिल्ली में। मतलब जो फर लेके दलित व्यवसायी आते थे और यहाँ जो सेठ लोग थे वो दुर्व्यवहार करते थे एक तरीके से। हाँ, मतलब कुर्सी पे नहीं बैठाना, जमीन पे बैठाना, चाहे पैसे आपके पास जितने हो, डजंट मैटर मनी कितना है आपके पास, लेकिन जमीन पे बैठाते थे। तो एक तरह का ह्यूमिलिएशन था वो। ह्यूमिलिएशन जी। तो उससे रिएक्ट करके उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी आया और उन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्होंने फिर अपने गोडाउन ले ली। अच्छा, गोडाउन लेके फिर उन्होंने बाकी जो भी आते थे कम्युनिटी के या कहीं के भी, उनको फिर उन्होंने बाकायदा बिठाना शुरू किया बराबरी में। गोल सी चेयर जो है, मोड़ा बोलते हैं क्या? हाँ, मुड़े में, मोस्टली मुड़ा ही चलते थे उस टाइम। मुड़े में बिठाते थे फिर सबको, थोड़ा लेवल उनका ऊंचा किया। हाँ, जिससे फिर सब उनको देने लग गए। मतलब अंबेडकर साहब के बारे में सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, क्योंकि अंबेडकर का आगमन ही हो रहा है। जो लड़ाई 1920 से उन्होंने शुरू की या उस थोड़ा सा पहले सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी की, वो रियल वर्ल्ड में आपके दादाजी यहाँ पर प्रैक्टिस में कर रहे थे। प्रैक्टिस में कर रहे थे। अच्छा, चलिए, वो एक ही समय में साइमल्टेनियसली एयर में रहता है ना बहुत कुछ। क्योंकि गोट का फर तो दलित लोग ही इस टाइप के या कुछ मुस्लिम लाते होंगे बेचने के लिए। हाँ, दलित और मुस्लिमों का काम है, मोस्टली उन्हीं का काम था। तो उनको इन्होंने इज्जत दी कि आप भी कुर्सी पर बैठो। फिर क्या हुआ? फिर आपको भी कुछ याद होगा। आप छोटे हैं, ये बड़े हैं? ये बड़े हैं। फिर उन्होंने मतलब आने लग गया उनके बाद खूब, तो उन्होंने देखा मैं खुद ही क्यों ना एक्सपोर्ट करूं। अच्छा, तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनपढ़ थे वो। हाँ। फिर उन्होंने एक पार्टनर रखा इस चीज के लिए, जिसको अंग्रेजी आए। जिसको अंग्रेजी आए।
अंग्रेजी पार्टनर। पहले तो मतलब बिना पढ़े हुए अगर कह सकते हैं कि अनपढ़ एक्सपोर्टर। अनपढ़ एक्सपोर्ट। पहले जो पार्टनर बने थे ना, वो उससे पहले वो अकाउंट्स का काम संभालते थे। अच्छा, स्टार्टिंग तो उनकी अकाउंट से काम की थी, और उसके बाद में वो पार्टनर बन गए बाद में। अच्छा, वो पहले अकाउंट काम कर रहे थे, उन्हीं को पार्टनर बना लिया कि वो देखें हिसाब किताब अपना। वाह। और इंग्लिश समझे, इंग्लिश का इंग्लिश का था ना, मैं अनुवाद करे, बाहर से बातचीत करे। तो धीरे फिर उन्होंने अपने बड़े लड़के को, हमारे जो ताऊजी थे, उन्होंने बिट्स प्लानी में पढ़ाया। इसीलिए कौन साल, जरा साल बताइएगा, पिन पॉइंट करने में आसानी होगी। बिट्स प्लानी में तो मैं 50s में तो ताऊजी आ ही गए थे। 50s ही होगा एग्जैक्ट तो 50s हाँ, 50s में, मतलब 50s में ताऊजी आ गए थे। अच्छा, फिर ताऊजी धीरे धीरे, फिर ताऊजी को वो जिम्मेवारी देने लग गए कि मैं फर ट्रेड का। फर ट्रेड का धीरे धीरे। ताऊजी तो हमारे 60s में फॉरेन में हुए थे, जर्मनी वगैरह। अच्छा, 60s में गए, 50s में गया होगा मेरे ख्याल से। 50s में गया जब ईरान, 50s होगा। हाँ लेट 50s में वो यूरोप घूम के आए थे फिर उस टाइम पे, बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में। ठीक। उस टाइम पे ईरान का शाह भी उनसे मिला था उस टाइम पे। ईरान का शाह हो, ये बिजनेस को लेकर। हाँ कुछ मतलब था, एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर पिताजी बताता कि शाह भी मिला था। तो आपके दादाजी इस कारवा को कहाँ तक लेकर आए? दादाजी तो मतलब कि फिर ताऊजी आ गए तो फिर वो थोड़े मतलब एक्टिव तो थे, पर उतने एक्टिव नहीं रहे, धीरे धीरे कम हो गए। फिर एक लड़के को उन्होंने फिर लंदन भेजा पढ़ने के लिए। आपके दादाजी ने? हाँ। अच्छा। तो जो उनसे छोटे वाले थे उसको ताऊजी, हमारे छोटे ताऊजी। अच्छा। वो फिर 1 साल लंदन पढ़ के आए थे। अच्छा, तो उन्होंने संभाला फिर? 60s में नहीं, उन्होंने नहीं संभाला। फर वाला उन्होंने दूसरा बिजनेस किया था। उन्होंने प्लास्टिक का किया था। प्लास्टिक का। अच्छा, बिजनेस ही किया उन्होंने। सारे बिजनेसमैन फैमिली है। सारी बिजनेस है। नौकरी तो कोई कर ही नहीं सकता बिजनेस। राजस्थान इसलिए मारवाड़ कहते हैं ना, मारवाड़ी जो बोलते हैं वो मारवाड़ रीजन के रहने वाले व्यापारी लोग थे। हाँ, ये शेखावाटी का इलाका है ना पूरा, ये सारे बिजनेसमैनों का है। अच्छा। हमारा नवलगढ़ शेखावाटी में आता है। फिर आपके पिताजी को कब दादाजी कब तक जीवित रहे? दादाजी 1989। ये तो तभी लंबा, बहुत लंबा, लगभग 90 साल तक जीवित रहे। उस समय तक क्या क्या हो चुका था? उस समय तक तो बहुत कुछ हो चुका था। उस समय तक मतलब कि फिर डैडी बिजनेस में आ गए थे। डैडी ने अपना अपना अलग खोला बिजनेस। 1973 से शुरू किया उन्होंने, 74 में एस्टेब्लिश हो गया था। तो आपके पिताजी 5 भाई थे, उसमें से एक तो बिट्स में पढ़े, एक लंदन पढ़े, और आपके पिताजी कितने नंबर पे थे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर। बाकी दोनों छोटे? बाकी दोनों छोटे, चौथे पांचवें। तो अभी हैं कि? अभी एक की डेथ हो गई। अच्छा, एक ही जीवित हैं? हाँ, सिर्फ ये 2 जीवित है अब। एक तो ताऊजी जो लंदन गए थे, और एक सबसे छोटे वाले हमारे। तो रहते कहाँ हैं वो? दोनों मॉल टाउन। अच्छा, मतलब यहीं पे हैं? हाँ, मॉल टाउन रहते। चलिए, उनका भी एक्सपीरियंस जानना जरूरी होगा। बहरहाल, तो आपके पिताजी कैसे बिजनेस में आए? वो 74 से बिजनेस में आए। अच्छा। 73 से शुरू कर दिया था उन्होंने। उस समय क्या था बिजनेस? उस समय तो कुछ नहीं था ना, पढ़ते थे ना वो तो। बिजनेस क्या उसमें शुरू किया उन्होंने? उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। तो जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, इन सब जगहों से माल खरीदते थे, खरीद के फिर यूरोप एक्सपोर्ट करते थे। तो धीरे 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 काफी चलने लगा बिजनेस। वो जर्मन वाली घटना क्या है, जब वो बहुत सारा आइटम्स मुरादाबाद से खरीद के एक बैग में ले जा रहे थे, बैग टूट गया, तो फिर एक इस तरह वो से एक डोरी थी उनकी। हाँ, वो डोरी किसकी थी, वो कहानी क्या है? वो डोरी एक्चुअली में वो हम जैसे खरीदते थे मार्केट से उस टाइम तो वो एक डोरी थी। तो डोरी उन्होंने उस बैग में बांध के उसको मजबूत कर लिया। लेदर की डोरी? लेदर की डोरी। जब लेदर फट गया तो बैग फट गया होटल के बाहर। तो बायर ने देखा, तो फिर बायर ने पूछा, तो फिर इस तरीके से फिर धीरे धीरे हम डोरी के काम में आने लग गए। तो एक बायर ने चैलेंज कर दिया डैडी को कि आप लोग ना अच्छी चीज नहीं बना सकते हिंदुस्तानी लोग। फिर डैडी को ये बात बहुत चुभी। डैडी ने कहा क्यों नहीं बना सकते हम? कहा नहीं, आप लोग नहीं बना सकते। फिर उस चक्कर में पहले हम बाहर से खरीद के बेचते थे, फिर डैडी ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी।
फिर नो हाउ के लिए डैडी फिर यूरोप जाने लग गए। वहाँ से मशीनें, केमिकल्स वगैरह सब लाने लग गए और फिर उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डोरी बनाई जो सारी दुनिया में चल सके, वर्ल्ड में। तो वही है, उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया इस चीज़ में। 8-8 महीने कई बार उनको यूरोप में रहना पड़ता था, यूरोप अमेरिका में। तो पिताजी कहाँ तक पढ़ाई किए थे? उन्होंने तो बीए की थी मेरे ख्याल से भैया, दिल्ली में? खालसा मतलब रामलाल कॉलेज। अच्छा, रामलाल कॉलेज में। वो तो मतलब दादाजी सेटल कर गए थे दिल्ली में? हाँ, सारे पढ़े दिल्ली के, सारे दिल्ली के पढ़े, ताऊ जी को छोड़ के। अच्छा, रामलाल कॉलेज में ना। तो उनको अंग्रेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं था? अंग्रेजी तो उनको आती थी? अंग्रेजी तो उनको आती थी। दादाजी अनपढ़ थे ना, तो चाहते थे सारे बच्चे मेरे पढ़ लिखे हैं। दादाजी उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा, उन्होंने पढ़े लिखे हों। मेरे ख्याल से एजुकेशन कहाँ थी अपनी, बहुत कम थी, मतलब थी तो सही एजुकेशन। 60 पे तो उन्होंने 60 पे तो हमने शेवलेट कार खरीद ली थी दादाजी ने। 60s में शेवलेट उस समय की बहुत अमेरिकन कार थी, बहुत मशहूर अमेरिकन कार थी, क्योंकि वो कस्टमर्स आते थे ना बाहर से, जैसे जर्मनी से, यूरोप से, तो अब उनको लाने ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए होता था। तो फिर उन्होंने शेवलेट कार खरीदी उस टाइम पे। और फिर ताऊ जी ने, राजेंद्र कुमार की पिक्चर आई, उसमें वेस्पा स्कूटर था, तो ताऊ जी ने वेस्पा स्कूटर खरीदा कॉलेज में अपने लिए। रोमांटिक किस्म के आदमी थे। वेस्पा स्कूटर खरीदा है। अच्छा, एक ही दिन 2 मर्सिडीज खरीदने की क्या कहानी? नहीं, आ रहे हैं, तरह क्रोनोलॉजिकली आते हैं। ये मर्सिडीज की कहानी जल्दी चाहिए। नहीं, मैं इतिहास का छात्र हूँ ना। अच्छा, क्रोनोलॉजिकली मैं लेके चलता हूँ फिर। तो चलिए, पिताजी 74 में आप लेदर के, क्या था ये? हैंडीक्राफ्ट में थे। हैंडीक्राफ्ट से फिर लेदर में, लेदर 80s में आ गए। लेदर 80s में। आपका तो जन्म यहीं हुआ है सब लोगों का। आप किस कॉलेज में पढ़े हैं? मैं केएम किरोड़ीमल में। हो, मेरा रामजस। क्या बात है, रामजस में मैं भी मास्टर्स में था। हम लोग सब आस ही पास हैं। मेरा एक भाई किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाता है, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा अच्छा। हमारे ताऊ जी किरोड़ीमल के, हमारे ताऊ जी भी जो लंदन पढ़े थे, वो किरोड़ीमल में पढ़े थे पहले। तो मतलब फैमिली बिजनेस में थी, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान था। पढ़ाई पे तो शुरू था। आपका क्या सब्जेक्ट था? कॉमर्स। कॉमर्स। और आपका? मेरा भी कॉमर्स। तो किस साल आपने ग्रेजुएशन किया? 84 के पास आउट। और आप पहले कहोगे? आप 87 होगा मेरा 2 साल पहले, समझ लो 1-2 साल पहले। तो पिताजी के बिजनेस को आपने टेक ओवर किया? हाँ, पिताजी, हम तो आ गए थे स्कूल के बाद ही, हम बिजनेस में आ गए थे। अच्छा। 12th के बाद स्कूल, कॉलेज से हम सीधा बिजनेस चले जाते थे। मतलब जैसे 11 बजे की क्लास खत्म हुई और वहाँ से फिर हम बस पकड़ के मैं सीधा ऑफिस चला जाता था। फैक्ट्री, उसी टाइम हमने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी ना, जो डैडी को चैलेंज मिला था, तो डैडी ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। वही लेदर के धागा वाला? हाँ। फिर उनको कुछ हैंड्स तो चाहिए ही होते हैं। फिर डैडी ने कहा मेरे को तो ऑफिस फैक्ट्री आ जाएगा सीधा। पहले हमारी पहाड़गंज में थी फैक्ट्री, नबी करीम में, तो वहीं आ जाता था मैं, और वहीं से फिर मेरी शुरुआत हुई। हमें तो ABCD भी नहीं मालूम थी, हम ट्रेडर थे। अब पहली बार डैडी ने फैक्ट्री खोली, हमें तो पता ही नहीं मशीन कैसे चलती है, कैसे बनती है, क्या होती है। पर खैर धीरे धीरे गिरते पड़ते फिर गाइड करने वाला भी कौन है हम लोगों को? भाई किससे गाइडेंस ले? कोई है तो है नहीं गाइडेंस करने वाला। अपने सोसाइटी में कौन है? जाहिर है बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस में दिमाग लगाते हैं उस तरीके से। तो फिर धीरे धीरे गिरते पड़ते चलते गए आगे। डोरी का काम किया, फिर गारमेंट्स का किया, बीड्स का किया, ज्वेलरी वेलरी, मतलब कई काम करते गए, आगे चलते गए। तो लेदर का ज्वेलरी क्या क्या बनाते हैं? मैं वैसे म्यूजियम आपके यहाँ जब शोरूम देख कर आया हूँ, तो एक्सपेरिमेंट आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे आप? क्योंकि से बहुत सारा कुछ आप ही लोग का डिजाइन किया हुआ है। मेन तो कस्टमर होता होगा मेरे ख्याल से। मेन तो क्या, एक तो आप शोज में जाते हो, कस्टमर से मिलते हो, तो बहुत सारे आइडिया शोज में आ जाते हैं। फिर कस्टमर से मिलते हो, वो अपने आइडिया देता है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन। मेन तो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, उसको हमने तो 100 तरह के सैंपल दिखा दिए बना के। अब हर कस्टमर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को।
ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। हर दलित बिजनेसमैन को ये बात सुननी और समझनी चाहिए कि आपकी क्षमता कुछ भी बनाने की है, लेकिन पसंद कस्टमर की। कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो ऑलवेज राइट। हाँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट है। तो कस्टमर क्या चाहता है उस तरह की चीजें बनाइए, ये इनका अनुभव है। तो नेचुरल है, अगर किसी को अपने शादी में शनाई पसंद है और हम कहें नहीं ढोलक बजवा ले, वो कैसे करेंगे? अरे उसको शलाई चाहिए तो भाई शलाई बजाओ। कस्टमर को चाहिए यही क्वालिटी का माल, तुम कह रहे हो कि लिए मैं तो सी दूंगा, तो वो कैसे चलेगा? डैडी ने मेहनत भी बहुत की इस डोरी के काम में। तो क्या है कि पहले दुनिया में ये चलती ही नहीं थी डोरी, बहुत कम चलती थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था यूसेज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो डैडी क्या करते थे, सब जगह जाके ना सब बायर्स को, जो बड़े बड़े बायर्स ये होते थे, उनके पर्सनली जाके मिलके उनको सैंपल छुड़ाते थे अपना सारा, कि भाई ये सैंपल रख लो और आप अपने डिस्प्ले कर लेना, और फिर उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट आए तो आप भेज देना हमें। तो जैसे बड़ी कंपनीज नहीं करती थी सर्व वगैरह के, आपका पैकेट दे दिए, सैंपल दे दिए, यूज करके देख लो। इस तरह डैडी मार्केट के अंदर जाके घर पर्सनली सबके यहाँ जाके सब सैंपल्स दे के आते थे। तो फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गई उस चीज़ की। मतलब लेदर डोरी बनाने में एक तरह से कहा जाए कि जो लेदर का आप बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स एंड डोरी वगैरह, आप स्पेशलाइज्ड हैं उस काम में? हाँ, स्पेशलाइज्ड है। और इस तरह का हमने देखा नहीं वैसे दिल्ली में कि और कहाँ बनता है, नहीं बनता है? नहीं, वैसे तो इंडिया में अब बहुत बनने लग गया, है ना? इंडिया में काफ़ी बनने लग गया। कंपटीशन तो आती है हर चीज़ के अंदर। 40 साल हो गया हमें लगभग। शुरुआत आप लोगों ने की थी? शुरुआत हम लोगों ने की थी। शुरुआत एक्चुअली में एग्जैक्टली हमने नहीं की थी, पहले बहुत लो ग्रेड की बनती थी। उसको एक अपग्रेड कर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, मतलब समझ लो हम ले आए। जैसे समझ लो फोन तो पहले बनते थे, एप्पल फोन फिर बाद में आए, इसमें अपग्रेड कर दिया काफी फोन, अपग्रेड हमने कर दिया इसको बहुत, क्वालिटी वगैरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। मैंने देखा अंदर बनते हुए क्या कई प्रोसेस से गुजरता है, और फाइनल होते होते, पैकिंग होते होते नक्शा बदल जाता है पूरा। पहले गोल गोल ऐसे कटता है वो। तो वही है, अब इसकी मशीनें ढूंढनी थी उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल थी, आज भी अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर मशीनें हमने बनाई फिर। अच्छा, मशीनों को भी आप लोगों ने बनाया? हाँ, मशीनों को भी डिज़ाइन करना पड़ा ना, क्योंकि अवेलेबल नहीं थी ना सारी मशीनें। इसलिए आप अनचैलेंज्ड लीडर हैं, क्योंकि आपकी मशीन भी आप ही ने बना लिया और आपका प्रोडक्ट भी निकल आया। सुरेंद्र जी और सुशील जी दोनों की बेटियां हमारे कॉलेज में पढ़ी हैं, एक सोशियोलॉजी में और एक इंग्लिश में। बेटी सुरेंद्र जी की IIM कलकत्ता से पास आउट हुई है, अभी कुछ काम करेगी, एक्सपीरियंस लेगी, उसके बाद बिजनेस करेगी। सुशील जी का बेटा लंदन से लेदर में ही कुछ एक्सपर्टीज और टैनिंग मार्केटिंग में डिग्री करके आया है, और 22-23 साल की उम्र से ही पूरा बिजनेस संभाल रहा है। सोचिए, जो बच्चा 20-22 साल में अगर बिजनेस शुरू कर दे, तो हर समय मैं बोलता हूँ कि करियर को हर समय देखना चाहिए कि जब आप 50 साल के होंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ये सोच के करियर शुरू कीजिए। मर्सिडीज वाली कहानी में दिलचस्पी ज़्यादा है चंद्रभान जी की। दलित मर्सिडीज में चले और ऐसे 10 लाख दलित, 20 लाख दलित इंडिया में हो जाएं, ये मेरा ड्रीम है। कभी किसी जिसको बैलगाड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, अगर वो मर्सिडीज पर चढ़े, और आपके परिवार ने एक दिन में 2 मर्सिडीज खरीद लिया, वो कहानी क्या है? एक्चुअली क्या हुआ कि जब ऑडी 1 का जो एक बार दिल्ली में हो गया था लॉकडाउन, ये अरविंद केजरीवाल ने जो किया था, तो उसमें क्या था, हमारे पास सारी ही गाड़ियां ऑड नंबर की थी। तो भाई ने बोला यार एक गाड़ी ले लेते हैं मर्सिडीज, बायर भी उसमें मतलब बनाना ठीक रहेगा। तो फिर मैंने देखा यार एक से बात नहीं बनेगी, 2 तो चाहिए गाड़ी, 2 भाइयों के लिए। फिर शोरूम में गए तो उनको बोला कि 2 गाड़ियां चाहिए। खुश हो गया होगा। हाँ। बल्ले बल्ले बल्ले। फिर हमने उसको स्पेशल कहा कि हमारे को इवन नंबर का वो चाहिए, नेम प्लेट। अगर वो ऑडी 1 दोबारा आ गया तो वो इवन नंबर वाली होगी, तो एक दिन और चलेगी, एक दिन इवन चलेगी। तो चक्कर में दोनों गाड़ी और दोनों
E1 नंबर के लिए अपने। फिर BMW का क्या हुआ? BMW को 8.5 साल हो गए थे, फिर अपने उसको सेल आउट कर दिया। चलो 10 साल से ये ज़्यादा तो चला अगर नहीं मनु सकते। बाबा डीजल सुन चला लेते हैं कि एक दिन में दलित 2 मर्सिडीज खरीद रहा है, अरे ये मनु बात पर डायरेक्ट हमला है। क्योंकि उसमें लिखा है कि दलित की संपत्ति टूटे केवल बर्तन, गधे और डॉग्स एंड डंकीज विल बी द ओनली वेल्थ ऑफ अनटचेबल्स। एक दिन 2 मर्सिडीज खरीद करके इन परिवार ने, दाइमा परिवार ने मनु बात पर डायरेक्ट हमला किया है। और ऐसे लाखों लाख दलित निकले जो मर्सिडीज को अपना हथियार बनाए मनुवाद से लड़ने का। चलिए आज पहली बार मेरी मुलाकात दाइमा ब्रदर्स से है। बेटे से पहले मिल चुका हूँ। चंद्रभान जी बहुत तारीफ करते हैं और उन्होंने, चंद्रभान जी ने एक किताब लिखा है व्हाट इज़ अम्बेडकरिज्म। अगर दाइमा ब्रदर्स पूरे फैमिली को समझा जाए और आपने जो किताब लिखा है, तो क्योंकि आजकल बहुत लोग सुबह शाम जो है 15-15 मिनट दिन भर चलता रहता है जय भीम जय भीम जय भारत। कैसे समझा जाए? देखिए, रियल अम्बेडकरिज्म कहाँ पे है? मैं अपने बचपन में दलित महिलाएं दिन भर खेतों में काम करने के बाद या धान की रोपाई बरसात में करने के बाद भीगी बदन में कांपती थी ठंडक से, और जमींदारों के यहाँ 2 सेर गेहूं लेने के लिए अपने आंचल फैलाती थी। और यह घर घर की बात थी। 2-4% घर रहे होंगे जहां पर ये मजदूरी नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज सबके पास मर्सिडीज हो गई है, लेकिन क्या सारे जमींदारों के पास हाथी थी? पर एक जमींदार की शादी में 10 हाथी आ गए तो पूरी एरिया में, गांव में लगता था कि अरे 10 हाथियां हैं, अगर हमारे और इनमें लड़ाई होगी तो सारी 10 हाथियां, ये 25 घोड़े, ये तलवारें, ये बंदूक लेके आके हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल वार जो दिन रात चलता है। तो उसी समाज से, अगर जैसे कि इनके ग्रैंडफादर मोर का पंख बेचते थे और आते थे दिल्ली में बेचने के लिए, तो जमीन पर बैठना पड़ता था। ये बात उनके दिल में लग गई, हम भी ह्यूमन है, इक्वल। तो उन्होंने एक दुकान खरीदा, गोडाउन खरीदा, और ज्यादातर दलित लोग बेचने वाले थे ये बकरे का फर वगैरह, तो उनके लिए उन्होंने मोढ़ा लगाया। तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि दलित समाज के पास वेल्थ है। सर इसमें ये बता दीजिए कि इसका रहस्य क्या है? आपकी फैक्ट्री तो 12 एकड़ में है, लेकिन 47 एकड़ और क्यों खरीदनी पड़ी? एक ही प्लॉट इतना लंबा चौड़ा, मुझे लगता है बहुत कम, रेयर होगा जो एनसीआर में ये 60 एकड़ प्लॉट एक ही साथ। फादर की वो इच्छा थी। अच्छा, कि भी आसपास की सारी जमीनें खरीद लो। यानी कि मनु के पिछवाड़े तक और अगवाड़े तक इन लोगों ने जमीनें 60 एकड़ खरीद ली। दिल्ली में भी घर कहाँ पे है आपका? पश्चिम बिहार। अच्छा ये बताइए, चलिए कितने देशों में आप अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं? मैंने बहुत खूबसूरत है, मैंने देखे हैं करीब से। बहुत देश है, 25-30-40 देश होगा। 50 प्लस हो गए। मेहुल शायद 57 कह रहा था। 57 नहीं होगा। मेहुल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आपने जितने खूबसूरत आप जो गहने बनाते हैं लेदर्स के, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम बताइए जो आपके गहने पहने हो। मेरे ख्याल से हमारा जो था जेनिफर लोपेज था। ओह, जेनिफर लोपेज ने पहना था। और वो तो ब्रांड एम्बेसडर। अरे हॉलीवुड की बहुत चर्चित स्टार है। वो तो ब्रांड एम्बेसडर थी ना, जिसको हम बेचते थे। वो ब्रांड एम्बेसडर थी जिसको हम प्रोडक्ट बेचते थे। हेमा मालिनी से बड़ी थी। अरे जेनिफर लोपेज तो बहुत बड़ी है। अच्छा, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है? वो ब्रांड एम्बेसडर थी आपके प्रोडक्ट की। हाँ, जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे ना, उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। यानी अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में। नहीं वो मतलब कंपनी अमेरिका की थी ना? यूरोप, डेनमार्क की। यानी कि दाइमा सर ये बता रहे हैं कि इनकी कंपनी का जो प्रोडक्ट था उसकी बायर एक डेनमार्क की कंपनी थी। और अपने प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाए हुए उस प्रोडक्ट को उसने एक ब्रांड बनाया, और उस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर एक फेमस हेमा मालिनी अमेरिका की, या जेनिफर लोपेज, या रेखा लोफर
वह उसकी ब्रांड एम्बेसडर। ये कितनी और कुछ नाम बताइए जो जो इंटरनेशनल ब्रांड हो। अरे इसी से काफी खुशी हो रही है मुझे तो। चुनाव ठहरिए। अनटचेबल की कला का ब्रांड एम्बेसडर कोई अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस हो, ये कितनी बड़ी बात है। वो मंकी और रेड मंकी। हाँ वहाँ है रेड मंकी है मेरे ख्याल से, रेड मंकी है। वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को बेचता है जितने भी है ना। रेड मंकी है नाम ना, वो बहुत बड़ा वहाँ का वो है, लेदर मैन्युफैक्चरर है। रेड मंकी अमेरिका का, लॉस एंजलिस में है वो। हाँ। तो जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं ना वहाँ के, बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स हो गए या बॉलीवुड हो गए, उन सबको वो अपने डिजाइन्स बेचता है। तो आप रेड मंकी को बेचते हैं? हम लेदर देते हैं उसको। यानी कि फेमस रेड मंकी कंपनी को एक अनटचेबल का सामान जो दिल्ली में पैदा हुआ जा रहा है। हम तो ब्राउन मंकी समझते थे और ब्लैक मंकी समझते थे। रेड मंकी के आप उसने बताया था एक दफा हमारे बायर ने कि उसने शाहरुख खान, सलमान खान ये सब खरीदते हैं आपके यहाँ से। अच्छा। और उसको आप सप्लाई करते हैं लेदर गुड्स? उसको हम लेदर देते हैं। लेदर देते हैं लेदर गुड्स? नहीं, डिजाइन तो उसके अपने होते हैं। अच्छा, आप उसको लेदर देते हैं और उससे जो बनता है ये बड़े बड़े लोग पहनते हैं? बड़े बड़े। अच्छा, ये जो इंडियन फिल्म है जो उत्तर हैं, एक वो भी तो वियतनाम की नहीं आपने पूरे सेलिब्रिटीज को बेचती थी। हाँ नहीं, वो भी तो थी अपना, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। क्लिंटन थी। क्लिंटन तो मैंने ज्वेलरी पहनते देखा हमारी जाली। क्लिंटन की वाइफ मिसेस क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन। हाँ, पर एक वो भी था, वो कौन हो, लाउड म्यूजिक। उसका ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो जो मैं जिस कस्टमर की बात कर रहा हूँ वो एलए की थी। अच्छा। वो कॉर्ड लेती थी हमसे, कुछ ज्वेलरी भी लेती थी। यानी पूरे हॉलीवुड को जो है ना, पूरे हॉलीवुड में मेन काफी को सेलिब्रिटीज। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि आप मेटालिका ध्यान आया। अच्छा, कंपनी है मेटालिका, वहाँ की बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब वो गिटार, वो बैंड, हाँ समझ गया, ओके। म्यूजिक बैंड है, बहुत बड़ा म्यूजिक बैंड है। तो उसको भी हमने स्पेशलाइज उसके लिए बनाए थे आइटम। तो आपके कहने के हिसाब से आपका प्रोडक्ट अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी गया है? डायरेक्टली नहीं गया। मिसेज क्लिंटन के हाथ में गया है ना? उसको देखा, जिसके भी वो गया हो। इन्होंने उनको लेदर सप्लाई किया, लेदर को डिजाइन करके अपने हिसाब से उन्होंने तैयार किया, बनाया। और वो तो उन्होंने खरीदा होगा ना मार्केट में, वो तो खुद तो करती नहीं होंगी, वो तो मार्केट से खरीद। क्लिंटन ने तो मार्केट से खरीदा होगा, मिसेस क्लिंटन ने। बाकी मटेरियल आपका, मटेरियल तो आपका है ना, तो व्हाइट हाउस में गया कि नहीं गया? चलिए, अम्बेडकरनामा के दर्शक जो है दोस्त हमारे सुनने वाले बहुत नौजवान साथी हैं और बहुत सुनते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं, लंबा सुनते हैं। आप एक सफल व्यवसायी हैं और मैं समझता हूँ तीसरा जनरेशन मान लें, फोर्थ आ गया अब हमारा थर्ड है। आपका थर्ड, तीसरा आपका है ना, बेटा चौथे में जाएगा। बेटा चौथे में, तो आपका तीसरा जनरेशन है। और जिस तरह का माहौल है देश दुनिया में, कुछ हमारे दोस्तों के लिए कहना चाहेंगे, युवा साथियों के लिए? ये फोकस होना चाहिए, फोकस, काम के अंदर फोकस होना चाहिए। आप तो बिजनेस में रहे हैं, कॉमर्स पढ़े हैं, सोशल साइंस से तो कम ही थोड़ा सा वास्ता रहा होगा कि कॉमर्स का डिसिप्लिन अलग है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कब आइडिया लगा? कभी कुछ आइडिया है, कब आप सुने उनके बारे में? डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो मेरे ख्याल से स्कूल में पहले से ही है, लेकिन मेन जो फॉलो हमने किया है वो 25-30 साल पहले ही शुरू किया। देखो, मेन प्रमोशन तो उनका, जो बाबा साहब का तो सारा काम संविधान उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन यूपी से बहुजन समाज पार्टी ने जो उनको प्रमोट, मायावती ने जो प्रमोट किया था उनको, कांशीराम जी ने प्रमोट किया, फिर मायावती ने, बात तो धीरे धीरे उनका ज्यादा बाहर निकलने लगा। वीपी सिंह साहब ने भारत रत्न भी दिया उनको। हाँ, वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, वो तो पता है हमें। आपके बेटे बता रहे थे कि इनके स्कूल में, अच्छा ये बताइए, हाँ भूल गया मैं, अब जो ट्रस्ट है आपका, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत सारा कुछ एजुकेशन, हेल्थ और तमाम मैरिज हॉल है, उसके बारे में जरा दोस्तों को बताइए कि ये आइडिया कब कैसे आया, और आपके पिताजी की कल्पना थी या आप लोग शुरू किया? मेरे ग्रैंडफादर तो करते थे पहले से। वो ज्यादातर मतलब गरीब आदमियों को खाना देना, ये देना, वो देना, वो अपने हिसाब से करते रहते थे। जी। फिर फादर ने पहली बार कहा कि भाई हम ट्रस्ट क्यों नहीं बना लेते।
जब काम तो हमें करना ही है ये, क्योंकि ग्रैंडफादर तो ऑलरेडी करते थे ये, कि वे गरीबों को पैसे दिए आते थे, खाना खिलाते थे और कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करते रहते थे। फिर फादर ने सबसे पहले ट्रस्ट खोला 1990s में। 92 में खोला था शायद। 90s में, हाँ दादाजी ठीक के है। नाम से खोला था, अच्छा, हमारे दादाजी के grandfather नाम। से लादूराम दायमा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो फिर उसके अंदर फिर धीरे धीरे हमने मेडिसिन देना, डॉक्टर प्रोवाइड करना, ये ओपीडी वगैरह शुरू की। फिर धीरे धीरे अब जो ट्रस्ट को है फिर हमने डैडी के नाम से खोल लिया, डैडी की डेथ के बाद। अब वो ट्रस्ट को बस मैनेज कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या एजुकेशन भी देते हैं और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी? कंप्यूटर का किया था उसमें, और डिस्पेंसरीज हैं कंप्यूटर। कहाँ पे हैं ये? तो निहार विहार में है, अच्छा, एक मादीपुर में है। ठीक है। और उधर भी है आपके राजस्थान में जो आपका वहाँ पे तो वो बनाया है, मैरिज गार्डन बनाया है। मैरिज वो गार्डन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपने लोगों को? नहीं, हमने बना के दे दिया। हमने बना के दे दिया। समाज जो है ना उसको मेंटेन करे, अपना यूज करे। और लोग maintain कॉस्ट करे। पे हाँ, मेंटेन करे, यूज करे। 7,000 रुपए लेते हैं पर डे। तो 7,000 तो मेंटेनेंस का वगैरह में निकल जाता। हाँ वही, मतलब हमने तो बना के दे दिया उनको। तो बना के दे दिया। इसके बाद गांव में, अपने गांव में, अपने गांव नवलगढ़ में। नवलगढ़ में। तो अब वो उसको यूज करे और जो भी है उसका मेंटेनेंस, कोई शॉर्टफॉल हो जाता है कभी कभार, तो हम लोग कुछ उनको डिमांड चाहिए तो हम लोग कर देते हैं। नहीं तो अब हमने कहा भाई इसको खुद ही मेंटेन करो, मतलब सेल्फ मेंटेन रखो। और दिल्ली में है वो, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर, सिलाई वगैरह का कुछ है, दवा? सिलाई का अभी क्या है कि कोरोना के बाद में हाँ, थोड़ा सा स्लो हुआ है, स्लो हो गया थोड़ा। तो चलिए एक दिन टाइम निकालिए तो आपके इन दोनों सेंटर पे चलता हूँ कि ये ट्रस्ट कैसे चल रहा है, कैसे मेरे 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो यह कि आपकी जो प्रॉपर्टी हम देख करके आए हैं बहादुरगढ़ में, जो करीब 60 एकड़ की जमीन है, अगर इसको कैश में तब्दील किया जाए, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में कभी भी बिक सकती है, तो इसका जो पूरा पैसा बनता है तो उसके हिसाब से आप अरबपति हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हम दलित समाज के टाटा से बात कर रहे हैं? आप ज्यादा नहीं, दाइमा है, काफी दाइमा ब्रांड बनेगा, टाटा क्यों? दाइमा एंड तो आगे परिवार बनाएगा। अभी अपना हजारों करोड़ों का अंपायर खड़ा। टाटा मतलब कि एक दलित अरबपति के साथ हम ये बातें कर रहे हैं। ये कह सकते हैं, जिनके ग्रैंडफादर कभी मोर का पंख बेचते थे, और इनका जो चैम्बर हमने वहां देखा, उतने बड़े चैम्बर में तो 3 कलेक्टर बैठते होंगे। हाँ, तो दलित समाज के नौजवानों के बात में दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि तुम 1 कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो लाइफ में, 3 कलेक्टर बनो और उतना बड़ा बनाओ। दूसरा, इसके बाद क्या बिग आइडिया है इस व्हाट फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो हमारा यही है कि जैसे दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान के हिसाब से हमने जो जमीनें खरीदी हुई हैं, वो अगर जिस टाइम मास्टर प्लान अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, तो फ्लैट्स बना के बेचे उधर फिर। अच्छा, आपने फ्लैट खरीदा है? एक प्री बुकिंग मिल जाएगा। एक जो है, तो कितने फ्लैट बनाने की योजना है अंदाजन? ऐसे ही वो तो अब कई हजारों में बनेंगे मेरे ख्याल से। लंबा चौड़ा जमीन है ना, तो वो हजारों में फ्लैट्स बनेंगे। वो तो मल्टी स्टोर बनेंगे। दिल्ली जैसी शहर में किस एरिया में है? तो जटीगरा में कुछ लैंड, अच्छा, उस साइड कुछ लैंड यहाँ है, रोहनी के पास, पंजाब इस तरफ, गेवरा में और दिल्ली शहर में 1000 से अधिक फ्लैट बना सकने की क्षमता दाइमा फैमिली में है। तो मनु महोदय का भविष्य बहुत पुअर है अब आने वाले भारत में। वी नीड मोर एंड मोर दाइमास, और इस तरह के बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप समृद्ध होंगे तो शिक्षा भी आएगी, आत्मविश्वास भी आएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ेगा और बड़े बड़े लोग सलाम भी ठोकेंगे। इसलिए जब मामला पूंजी का हो तो उसमें अपनी हिस्सेदारी तलाशिए, और इसके लिए बहुत मेहनत करना होता है। नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत संघर्ष भी है, मेहनत भी है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कम खोएंगे, ज़्यादा पाएंगे।
ठीक कह रहा हूँ अहमद साहब? देखो इसके अंदर क्या होता है कि यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इन योर वन जनरेशन। यस, एक जनरेशन तो खाली आपको प्रिपरेटरी आपका समझ लो, जैसे बिल्डिंग के अंदर आपको नींव भरनी होती है, पहली जनरेशन तो आपकी समझ लो नींव भरती है। आपको वो नींव कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा आपकी बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग बनती है। राइट। तो हमारे दादाजी ने हमारी नींव बहुत स्ट्रांग रखी। राइट। उन्होंने बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छी दी। उन्होंने 100 साल पहले एजुकेशन इतनी अच्छी दी बच्चों को। बीट्स में पढ़ाना, लंदन पढ़ाना, ये बड़ी बात। उस टाइम तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो आपकी बेटी भी शायद इटली में पढ़ी है? मेरी बेटी इटली में पढ़ी हुई है। तो अब इसका लड़का भी अब लंदन में ही है, अब इंग्लैंड में ही आजकल, मतलब वहीं पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मैनेजमेंट का कर रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट का कर रहा है। तो वो उनके शुरू से ही उनकी जो सोच थी ना वो बहुत आगे थी हमारे ग्रैंडफादर की। उस सोच को कंटिन्यू मेरे फादर ने किया। तो उसको आप बढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपका बेटा और बेटी सब उसको बढ़ाएंगे भाई, उम्मीद तो है। रिले है ना, रिले रेस। हाँ, रिले रेस समझो। जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को। इनका बेटा तो भयंकर अम्बेडकरवादी भी है। वो कह रहे थे कि हमारे क्लास में लोग पूछते थे कि ये आरक्षण क्यों है, आरक्षण क्यों है, हमारा भविष्य खराब होता है। तो मैंने कहना शुरू किया कि मालूम है दलितों को पढ़ाई में कितनी बाधाएं पहुंचाया है आपको लोगों ने। तो ये कह रहे थे जैसे आप थे, इनके एक्सप्लेन करने से कुछ दोस्त इनके पक्ष में हो गए थे कि हाँ भाई समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसलिए इनको चाहिए आरक्षण। सो ही इज क्वाइट अवेयर अबाउट दिस। हाँ, वो घर में बातें भी होती है कई हाँ, घर में होती है, घर में बातें होती है। तो अम्बेडकर नामा आप देखिए, उसमें बहुत सारे आपके काम की बात मिलेगी। देखो सोसाइटी को क्या है कि जैसे क्या हुआ अमेरिका में, एक दफा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई वाई यू नीड, क्योंकि वहाँ ब्लैक में भी रिजर्वेशन होता है ना कई चीजों में, वाई यू नीड रिजर्वेशन। तो फिर एक ब्लैक ने बड़ी अच्छी तरह समझाया उधर, क्या है कि यू वाइट्स उनको 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया और वो 100 मीटर पीछे खड़ा हो गया। अब 200 मीटर की रेस थी। उनका यू वाइट्स आर ऑलरेडी स्टैंडिंग 100 मीटर अहेड फ्रॉम अस। अब 100 मीटर आगे ऑलरेडी हो हमसे, तो कैसे रेस? तो क्या हम रेस कैसे जीतेंगे आपसे? या रेस आपके बराबरी भी कैसे आएंगे? एग्जैक्टली, यू हैव टू मेक अ प्लेटफॉर्म वेयर हम भी अपने आप को स्टैंड करके आगे आ सके। तो अभी तो हम लोग में ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि हम इंसान हैं। अभी तो पहले तो यही पता लगना पड़ेगा कि भाई हम इंसान हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो थिंकिंग करेगी, थिंकिंग करके वो चीजें आगे बढ़ाएगी। तो अभी तो टाइम लगेगा, पर स्लोली एंड स्लोली दिस कैन बी अचीव्ड। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस हिसाब से आजकल अवेयरनेस हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से अम्बेडकरवाद नारों में नहीं विचारों में होता है। तो दिन भर जो नारे लगाते हैं ना, अम्बेडकरवाद क्या है, सिर्फ नारे लगाने से और दिन भर जय भीम करने से नहीं होगा। खूब पढ़िए लिखिए, बिजनेस व्यवसाय कीजिए। और दायमा साहब, इनकी फैमिली, अभी कुछ बात नहीं हुई लेकिन बहुत लोगों की बहुत तरह से मदद करते हैं। कई संस्थाएं चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। असल अम्बेडकरवाद यही है। असल अम्बेडकरवाद कोई गरीबी का दर्शन नहीं है, वो गरीबी उन्मूलन का दर्शन है, अमीरी का दर्शन है। तो इसको ऐसे समझें, तब आप अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए भी कर पाएंगे। अम्बेडकरवाद मर्सिडीज का दर्शन है। हाँ, अम्बेडकर जी तो कहते ही थे कि भाई हमेशा दलित को सूट बूट में रहना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारे लोगों के पास कपड़े ही नहीं होते थे। तो कपड़े होते थे मैले कुचले ऐसे कपड़े पहनते थे, तो उनको बड़ी वैसी नजरों से देखा जाता था। तो आपको हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए लाइफ के लिए। लाइफ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी से भी लाइफ में। अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर इट कैन बी अचीव्ड वेरी इजीली। राइट। क्योंकि हम खैर हमने तो कभी कुछ चीजें नहीं देखी हुई ज्यादा, क्योंकि थोड़ा एक वेल ऑफ स्टेज पे हम पैदा हुए। कितनी बार विदेश जा चुके होंगे सर आप? हम तो बहुत बार जा चुके। आप बराबर ही है। एक बार ही चलता रहता था। 40-50 दफा तो चले गए। देखिए, ज्वाइंट फैमिली भी सीखिए। हमारे लोगों में थोड़ा सा समृद्धि आती है ना, तो घर घर में भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं। भाई डंडी मार देता है, बेईमानी कर लेता है, हेरा फेरी कर लेता है। तो जो कलेक्टिव ग्रोथ है ना फैमिली का, वो रुक जाता है। कितना बढ़िया दोनों एक साथ बैठे हुए और बातचीत करें। ये सब
सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादा जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जब कलेक्टिव होते हैं तो ताकत आपकी बढ़ती, आपको शत्रु भी नहीं हरा सकता है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, पूरा वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लगातार इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़, मेरी कोशिश है, चंद्रभान जी की कोशिश है कि जितना हो सके आपके बीच लेकर आऊँ। और आपके आसपास कोई इस तरह की स्टोरी है तो कमेंट में अपना नंबर ज़रूर लिखिए, आपसे अम्बेडकरनामा संपर्क करेगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जय भीम। शुक्रिया सर, थैंक यू।